हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में, हम लोग ने भारत के भौतिक प्रदेश का विभाजन हमने किया था और उसमें मैंने ट्रांस हिमालय का जो आपका पार्ट था उसको मैंने कवर करा दिया था। उसके साथ उसमें जो हिमालय के जो उत्थान उत्पत्ति का और अभी जो उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है उसके कारण, और दो मैंने उसमें खास जो उसके कॉन्सेप्ट थे, जो उसके सिद्धांत थे, मैंने एक आपको कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, दोनों के माध्यम से मैंने बताया था कैसे वलित पर्वतों का उत्थान हुआ है या फिर हो रहा है। ओके, इसमें मैंने ये बताया था कि भूसन्निधि का जो सिद्धांत कोबर का आया था उसने एक बहुत अच्छे आधार का काम किया था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के लिए, जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, तो उस जो प्लेट टेक्टोनिक हमारे लोग का सिद्धांत था उसमें ही हम लोग क्या देखे थे, जो आपका हिमालय है, ट्रांस हिमालय, और उसके बाद ये देखिए आपको 3 रेंज दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर फिगर में आपको सब कुछ बताने के लिए ही बना के पहले से रखा है। देखिए आपका ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, जिसको हम लोग मिडिल हिमालय बोलते हैं, और नीचे आपका शिवालिक हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और उसको सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हमने पढ़ रखा था। ट्रांस हिमालय में के जो और हमने उसको विभाजित कर दिया था उसके पर्वत श्रेणियों में, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और लद्दाख पठार, है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके थे। उसमें जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जो याद करने वाली भी चीज़ थी और जो कॉन्सेप्ट था वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब जो अगला पार्ट है, देखिए समय तो लग रहा है क्योंकि एक एक लेक्चर में ख़त्म होना है इसको, इसलिए कि आपको दोबारा से ना पढ़ना पड़े। आप अगर कोई बहुत बड़ी बुक उठा रहे, जैसे माजिद सर की बुक ले लें आप, या फिर समीन सर की बुक या खुल्लर की बुक ले लें। आप जो भी अगर ज्योग्राफी की बुक उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा, कहीं मतलब ये नहीं लगेगा कि ये सब चीज़ें हुई हैं, वहाँ इसमें लिखा है तो क्या है ये सब चीज़ें। आई होप कि आप लोगों ने एनसीईआरटी का भी अध्ययन थोड़ा बहुत किया होगा, नहीं किया है तो भी अगर एनसीईआरटी आप लोगों को अभी टफ लग रही होगी तो इसके पढ़ने के बाद एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा एक फ्रेम बनाने की कोशिश किया है कि आप लोग को आपकी पढ़ाई में बहुत मदद मिले। ठीक है, और एग्ज़ाम में तो 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो अब ट्रांस हिमालय के बाद जो उसका अगला पार्ट था मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय को हमने पहले बता रखा था, इसको 3 भागों में बांटा है मैंने, जो मैंने यहाँ पर अभी बताया है। क्या था इसका? ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, है ना। ग्रेटर हिमालय इसको हम लोग महान हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 3 भागों में। अभी देखिए स्पेस की वजह से, और चूँकि देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए बताने का फैसला किया, तो मैं आपको बता के इसी में इसकी विशेषताएं ऐसे आपको काउंट कराते चला जाता। लेकिन अगर कोई 1-2 इम्पोर्टेंट उसमें स्लिप कर जाती तो आपके लिए अच्छा नहीं, नुकसानदायक होता। इसलिए मैंने कहा यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो कि आपको अगर स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं, और फिर जो मैं बताऊँगा एक्सप्लेन भी कर दूँगा चीज़ें कैसे हुई हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के बताने का फैसला किया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय को मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके आगे मैं भी आपको शिवालिक हिमालय बता दूंगा और साथ में आपको पूर्वांचल हिमालय की, और आपका इस तरीके से हिमालयन पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ग्रेटर हिमालय की विशेषताएँ हम लोग आते हैं आसानी से। देखिए उत्पत्ति के सब के बारे में आपको बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर फिर से नहीं बताना है। फिर से देखिए, अब हिमालय जब बन गया हमारा, सबसे पहले आप जानते हैं ग्रेटर हिमालय हमारा सबसे, ये है आपका ग्रेटर हिमालय, ये ऊपर सबसे पहले इसका ही उत्थान हुआ था, फिर लघु हिमालय का और फिर शिवालिक हिमालय का ना। तो ग्रेटर हिमालय का और नाम क्या है, एक अन्य नाम से हम इसको बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको अन्य नाम से? हिमाद्री। अब हिमाद्री क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ग्रेटर हिमालय का अधिकांश समय तक क्या है, हिम से आच्छादित रहता है, मतलब उसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, अब इसका विस्तार देख लेते हैं। देखिए इसलिए मैंने क्रम भी बना दिया ताकि ये भी ऊपर से स्टार्ट करिए, नीचे तक चले जाइए, आपको याद भी हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए, आपको पता भी ना चले कि हमने पढ़ लिया है, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए विस्तार की बात करते हैं। विस्तार आपके यहाँ से दिख रहा है, तो ये आपका पश्चिमी छोर है, इसका पूर्वी छोर है ना। तो पश्चिम छोर से कहाँ से? देखिए नंगा, पश्चिम क्षेत्र में आपका नंगा पर्वत के पास से आपका सिंधु गार्ज। अब सिंधु गार्ज से आपने अपवाह तंत्र पढ़ा होगा, तो मैंने बताया उसमें सिंधु गार्ज, जहाँ से सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है, मानसरोवर झील से फिर निकल के यहाँ पे एक तीखा मोड़ लेते हुए, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। तो यहीं पर है आपका, क्या है आपका ये चीज़, यहाँ पर सिंधु गार्ज। ठीक है, ये रेंज आगे बढ़ा भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहीं रुका है। ठीक, तो यहीं से
मतलब इसका स्टार्टिंग कहाँ से, आपका सिंधु गार से, और वहाँ पर पर्वत के नाम से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत से लेके ये पश्चिम में कहाँ तक जाता है, नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, और उसको अगर गार्ज के रूप में देखेंगे तो सिंधु गार्ज से दिहांग गार्ज तक, सिंधु गार्ज से दिहांग गार्ज तक। दिहांग गार्ज आपके ब्रह्मपुत्रा का ही अरुणाचल प्रदेश के प्लेन में नाम है, मतलब अरुणाचल प्रदेश के समतल प्रदेश में जब आपके ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है तो वहाँ उसका नाम कुछ समय के लिए दिहांग पड़ जाता है। और वहीं जहाँ पे मोड़ के ये देखिए आपने ब्रह्मपुत्रा उपतंत्र पढ़ा होगा तो उसमें बहुत डिटेल से मैंने बताया है, आप जाके देखिए। यहाँ पर ऐसे मुड़ते हुए फिर ये आती है ना, असम के मैदानों से होते हुए फिर यहाँ, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बांग्लादेश होते हुए ना। तो यहाँ जो वो गार्ज बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिहांग गार्ज। तो बात समझ में आ गई, इसलिए इसको क्या बोला गया, पश्चिम में नंगा पर्वत सिंधु गार्ज से लेके पूर्व में नामचा बरवा दिहांग गार्ज तक इसका विस्तार है, ठीक है। औसत ऊंचाई इसकी क्या है, 6100 मीटर, मतलब 6100 मीटर औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। बाकी इसमें जो और पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई है तो आप जानते हैं कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ आपकी यहीं पर हैं, ठीक है। देखिए मैंने लिखा विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा, केदारनाथ और त्रिशूल और नीलकंठ और भी हैं, हाँ और भी हैं। लेकिन मैंने जो मुख्य था मैंने उसको यहाँ पर लिखा। ये सारी ऊंची विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणियाँ आपके ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट बात। और इसमें देखिए कुछ चीज़ें मैंने इसमें थोड़ा सा विभाजन किया है। कंचनजंगा हो गया, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, इन नंगा पर्वत तक ये ऐसी मुख्य चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज़्यादा है। ये मैंने बना रखा है एरो ऊपर की तरह ना। तो आपको कंचनजंगा से लेके आपको नंदा देवी पर्वत तक का जो ऊंचाई है वो 8000 मीटर से ज़्यादा है। उसके बाद कुछ देखिए जैसे नंगा पर्वत तक, नंदा देवी है नंगा पर्वत तक। उसके बाद नंदा देवी और नामचा बरवा, ये ऐसे पर्वत श्रेणी हैं। नामचा बरवा आपको बताया मैंने वहाँ, इनकी भी ऊंचाई 7000 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, 7 किलोमीटर से ज़्यादा है। उसके बाद आपके और हो गए केदारनाथ, नीलकंठ, त्रिशूल, ये सब 7000 से नीचे हैं। बात समझ में आ गई आप लोग को। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा ऊंचाई के रूप में इसको थोड़ा सा बांट दिया है, इस तरीके से जो आप समझ लेंगे। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके ग्रेटर हिमालय में ही इम्पॉर्टेंट चोटियाँ हैं, महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, उनका क्रम पूछा गया है कई बार एक्चुअली। तो क्या है देखिए, सारे अगर आपको नहीं याद है तो कम से कम आप अगर 5-6 भी याद कर लिए तो आपके लिए ये सहूलियत हो जाएगा कि आपको 5-6, जैसे आपको क्रम दिया है तो 5-6 में से आपके अगर 2-3 भी ऑप्शन में रहते हैं तो आप उससे क्या करते हैं, उसको शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। इसी तरह मैंने कुछ बना के रखा है। जैसे देखिए आपको अगर याद नहीं है तो जान लीजिए कंचनजंगा सिक्किम है, ये सिक्किम का सर्वोच्च चोटी है। देखिए KMEAD कंचनजंगा अगर हम छोड़ दें क्योंकि वो सिंगल सिक्किम में है तो याद रहेगा, मतलब महत्वपूर्ण चोटी के रूप में। तो उसके बाद देखिए जो नेपाल में पड़ता है और ग्रेटर हिमालय का पार्ट MEAD, या तो इसको ऐसे याद कर लीजिए मियाद MEAD, या ऐसे कर लीजिए DEAM, ठीक है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। M फॉर मकालू, E फॉर एवरेस्ट, A फॉर अन्नपूर्णा और D फॉर धौलागिरी, है ना, D फॉर धौलागिरी, मियाद। और कंचनजंगा आपका सिक्किम में है तो सबसे आपका पूर्व में कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा, फिर आपका मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। आगे भी हैं इसी तरह, ठीक है। नंदा देवी, नंगा पर्वत यहाँ तक है, नंदा देवी इसके बाद है, आगे भी है। बट ये 4 अगर आप लोग याद रखेंगे 5 तो आगे के जो अगर आपके इसमें इतने में मिल जाएगा, जनरली मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, उसको अरेंज करने में पश्चिम से पूर्व आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पूछा गया है एक्चुअली, इसलिए बताना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है K फॉर कंचनजंगा, M फॉर मकालू, E फॉर एवरेस्ट, A फॉर अन्नपूर्णा और D फॉर धौलागिरी। तो आपको क्या मैंने बताया कि जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं उनके नाम मैंने बता दिया, उनकी ऊंचाई के हिसाब से मैंने उनको बांट भी दिया है, वो आपके ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए क्या है पॉइंट इसमें। हाँ, एक एवरेस्ट। अब यहाँ पर एवरेस्ट की बात, चूँकि ये जानते हैं विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, आप जान लीजिए। एवरेस्ट को एक वर्ल्ड वाइड रूप में हम लोग जानते हैं तो उसका नाम एवरेस्ट ही है, इंग्लिश नाम है उसका एवरेस्ट, है ना। लेकिन अगर उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो उसको नेपाल में क्या नाम दिया गया है, नेपाल में दिया गया है आपका सागर माथा। तिब्बत में इसका पार्ट कुछ लगा हुआ है, इसलिए तिब्बत में भी इसका क्या नाम है, चोमोलुंगमा। तिब्बत में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, चोमोलुंगमा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, चोमोलुंगमा तिब्बती नाम है। उसके बाद इसकी ऊंचाई देखिए, आपने अभी क्या पढ़ा होगा, अभी तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तभी आपने यही पढ़ा होगा 8848 मीटर, ठीक है।
और मैंने आपको जब प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से आपको वलित पर्वत में हिमालय पर्वत बताया था, मैंने बताया कि इसकी ऊंचाई अभी तक लगातार बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। उसी का है जो नया डाटा आया है आपका, अब उसमें हो गया 8048.86 और ये दिसंबर 2020 का रिपोर्ट है। ये क्या है? दिसंबर 2020 का रिपोर्ट है, जिसमें इसकी लंबाई अब 0.86 मीटर को बढ़ा दिया गया है। बात समझ में आया आपका? तो ये है कि मतलब कि इससे ये प्रूफ हो रहा है ना कि आपके जो वलित पर्वत और खासकर हिमालय की ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, एक्सपोजर लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया यहाँ पर, नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा। ऊंचाई के ये जो आपका 0.86 मीटर ऊंचाई बढ़ी है, मैंने आपको बता दिया वही कि ये क्या है, ये जैसे जैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के में और प्रेशर डाल रही है, तो वो क्या हो रहा है, हिमालय के पर्वत मतलब और अवसाद की वजह से नीचे और अवसादों पर जोर मतलब वलन हो रहा है ना। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, उनमें ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ये है इसका कारण। इस पर काफ़ी बात हो चुकी है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है, इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। किस श्रेणी का है? ग्रेटर हिमालय का। बात समझ में आ रही है? समझाते हैं। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे इस तरीके से मान लीजिए आपका ग्रेटर हिमालय है ना, तो ये इधर वाला साइड आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और उधर साल मतलब तिब्बत वाला साइड क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सीधे है ना, इस तरीके से अगर हम उत्तर दक्षिण में इसको बांटे तो तिब्बत वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, नेपाल वाला क्षेत्र तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, इस श्रेणी का जो ढाल है उत्तर की ओर मंद है। कारण ये है, मंद होने का कारण ये है कि जो आपको मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक में बताया था, प्लेट विवर्तनिकी में, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका इंडियन प्लेट इस तरीके से मूव किया था, इसी तरीके से ऐसे ऐसे जाके, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, ऐसे जाके कहाँ से लड़ा है, ये आपके ये यूरेशियाई प्लेट से। ठीक है, यूरेशियाई प्लेट से लड़ा है। सिंपल सी बात है, इसका विचलन या फिर इसकी गति बहुत कम थी, इसकी गति काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, इसलिए जब ये जाके इसमें हिट किया तो क्या हुआ, इधर के जो मलबे थे, जो अवसाद थे, उन पे इस साइड से मतलब इंडियन प्लेट के साइड से प्रेशर ज़्यादा लगा, वलन ज़्यादा हुआ। इसका कारण क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये है ना, ये पेपर है, ठीक है, तो इधर से अगर प्रेशर कम है, इधर से ज़्यादा है, तो मैं इधर से जब दाबूंगा, देखिए इधर से स्टीप होता हुआ और इधर देखिए है ना, मतलब इधर में अगर विचलन मतलब इधर इस साइड से मैं प्रेशर कम लगाऊंगा, इस साइड से ज़्यादा लगाऊंगा, तो सिंपल सी बात है ये ज़्यादा धसेगा, है ना। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आपके दक्षिण का जो ढाल होगा वो क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा, और उत्तर का ढाल कम तीव्र होगा, मतलब मंद होगा। बात समझ में आ गई? कारण यही है, प्लेटों का दबाव उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर से हमारा इंडियन प्लेट गया है और उस पर तेज़ी से हिट किया है, इसलिए इधर का जो ढाल है वो तीव्र है। ओके, ठीक है। अगला देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्व की अपेक्षा पश्चिम से, ये देखिए कॉन्सेप्ट वाले जो पॉइंट थे वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है, और कारण मैंने लिख दिया पश्चिम की ओर अधिक शुष्कता है। मतलब ये है, हिमरेखा क्या होता है, जितनी ऊंचाई पर पहाड़ों पर बर्फ मतलब हिमपात होने लगे, या जब हिमपात क्या वहाँ पर बर्फ़ की चादर बनने लगे, बर्फ़ जमने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिमलाइन मतलब आइस लाइन बोलते हैं या फिर हिमरेखा। ठीक है, तो आपका जो ये आपका पूर्वी क्षेत्र है और यहाँ से कुछ बांटेंगे तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है। बात समझ में आ रही? हिमालय की बात कर रहे हैं, तो इधर के हिमलाइन के मतलब हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है। कारण ये है कि इधर शुष्कता ज़्यादा है, और शुष्कता नहीं रहेगी तो बर्फ़ कैसे जमेगी, है ना। इसलिए ज़्यादा ऊपर जाके यहाँ पर हम लोग को, यहाँ पर जो हिमरेखा की ऊँचाई है ये पश्चिम की ओर ज़्यादा है अपेक्षाकृत पूर्व की ओर। बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गंगोत्री, बंदरपूछ, मिलाम आदि हिमनद पाए जाते हैं। मतलब इसी आपके ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय में ही हमारे गंगोत्री, बंदरपूछ, मिलाम ये हमारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनसे हमारे अलग अलग नदियों का उद्गम होता है। गंगोत्री से आप जानते हैं हमारी भागीरथी नदी गंगा, एंड बंदरपूछ से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, मिलाम भी एक बहुत अच्छा ग्लेशियर है, ट्रैकिंग के लिए बहुत महत्व मतलब बहुत बढ़िया है, लोग जाते हैं वहाँ पर ट्रैक करने। ठीक है,
तो इस तरीके से ये जितने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रेटर हिमालय का था वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। आप आराम से इसको पढ़ लीजिए और लर्न कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हाँ, एक आप कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ये है कि देखिए इधर उतनी ऊंचाई नहीं है, जितनी भी ऊंची श्रेणियाँ हैं वो लगभग नेपाल, सिक्किम यहाँ तक है, ठीक है। इधर धीरे धीरे इनकी ऊंचाई, ऊंची चोटियों की ऊंचाई मतलब कम होता जा रहा है। कारण क्या है, एकदम दिमाग आप लगाएंगे। देखिए मैंने इसीलिए इसको बार बार बताया है कि जो इंडियन प्लेट है वो इस तरीके से मूव किया है, इस तरीके से, है ना। सीधी सी बात है, आप इमेजिन कीजिए इंडियन प्लेट इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना। उसका जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है इस तरीके से है, और जो वो जाके इसमें हिट करेगा तो प्रेशर किधर ज़्यादा लगा देगा, इस पोर्शन से इस वाले भाग पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो ये जो पार्ट है आपका, जो इंडियन प्लेट था, जब यहाँ पर लगाया, अभी मूवमेंट आपका ऐसे ही हो रहा है, तो इस वाले जो यहाँ पर वाला जो आपका अवसाद था ना इधर वाले में ये तो आपका ऊपर यूरेशियाई प्लेट हो गया, है ना। तो यहाँ वाला जो आपका अवसाद था, और चूँकि प्लेट हमारा, इंडियन प्लेट हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगा और यहीं पर ज़्यादा ऊंची चोटियों का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है कि यहाँ इधर ही क्यों ज़्यादा, स्टेटमेंट ग्रुप में आया है, इधर ही क्यों ज़्यादा ऊंची चोटियों का निर्माण हुआ है। तो कारण आप क्या है, इंडियन प्लेट का ज़्यादा प्रेशर लगना इस साइड पे, उनकी उसकी डायरेक्शन को लेकर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मध्य हिमालय पर, ठीक है। देखिए मध्य हिमालय में, या फिर इसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, मध्य हिमालय को और क्या, लघु हिमालय, मध्य हिमालय नहीं, इसको हम लोग लघु हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं, लघु हिमालय और या फिर हिमाचल हिमालय। अच्छा एक चीज़ और है कि मध्य हिमालय इसको क्यों बोलते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया। ये देखिए बीच में पड़ता है ना, मिडिल हिमालय बीच में पड़ता है, लघु हिमालय जिसको बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मध्य, बीच में पड़ने की वजह से इसको मध्य हिमालय बोलते हैं। और ये इस तरीके से जो आपका 3 है, ये है ना, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। इनका शेप कैसा है, वक्राकार है, सिंटेक्सियल बेंड, बाल पिन की तरह है। और इसमें देखिए अगर हम बाहर देखें, इसको क्या कर लेंगे, सबसे बाहरी, भाई अगर कोई कर्व बनाते हैं तो सबसे बाहरी यही होता है ना, तो सबसे बाहरी आपका शिवालिक हिमालय होगा, ये मध्य हिमालय होगा, और आंतरिक हिमालय हमारा ग्रेटर हिमालय ही होता है। तो हम ग्रेटर हिमालय को और क्या बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। यहाँ लिख लीजिए आप लोग, आंतरिक हिमालय, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है। चलिए फटाफट हम लोग कवर करते हैं लघु हिमालय को। देखिए इसका नाम मैंने लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय भी इसको बोलते हैं। कारण क्या है, हिमाचल में भी इसका विस्तार ज़्यादा है, इसलिए इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। अब ये ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में ही देखो, ग्रेटर हिमालय है, उसके दक्षिण में आपका लघु हिमालय पड़ता है। औसत ऊंचाई इसकी देखिए कम हो गई है ना। सबसे पहले आपके इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर हुआ है ना, फिर उससे लगातार, चूँकि एक बार लड़ने के बाद प्लेट में उसकी गति में कमी तो आएगी ही, ऐसा नहीं बंद तो नहीं हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ आपको इसीलिए ऊंचाई बढ़ने, लेकिन गति में काफ़ी कमी आ गई ना एक बार लड़ने के बाद। ऑब्वियस सी बात है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है। किसी दीवार से सर लड़ा के देखिएगा अचानक से, पहली बार में, दूसरी बार में देखिए क्या हाल होता है। औसत ऊंचाई 3500 मीटर से 4500 मीटर है ना, ये है आपका, ठीक। चौड़ाई क्या है इसकी, 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई क्या है। इधर आपकी चौड़ाई कम होगी, इधर आपकी चौड़ाई ज़्यादा होगी। क्यों, फिर से वही बात है, चौड़ाई इधर कम क्यों होगी, प्लेट जाके इधर ज़्यादा प्रेशर लगाया है तो इधर ज़्यादा, है ना, ज़्यादा यहाँ वलन हुआ है, इधर कम हुआ है, इसलिए उधर आपका पूर्वी क्षेत्र में चौड़ाई कम होती है, ठीक है। इसलिए देखिए आपको लग भी रहा होगा ना, इधर चौड़ाई कितना है, उधर जाके, ठीक है, बहुत कम हो गया है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है इसका, इसी का अलग अलग नाम, आपके जो मध्य हिमालय है उसके जो अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ विस्तारित हैं, उनको अलग अलग स्टेट में देखिए। जैसे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में इसी आपके मध्य हिमालय का नाम क्या है, पीर पंजाल श्रेणी आपका मध्य हिमालय। पहली बात यह है कि पीर पंजाल आपका, देखिए कन्फ्यूज, कराकोरम और पीर पंजाल थोड़ा, अगर आप बहुत अंदर तक नहीं पढ़े हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कन्फ्यूजन, अगर आपने रटा है तो आपको क्या लगेगा, कराकोरम पीर पंजाल एक ही साइड, मतलब एक ही पर्वत श्रेणी का भाग है, नहीं, ध्यान रखिए। कराकोरम आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है और पीर पंजाल आपके हिमालय का पार्ट है, वो भी किसके, मध्य हिमालय का पार्ट है। कहाँ पर ये, जम्मू एंड कश्मीर में। तो मध्य हिमालय का जो आपका भाग है जम्मू कश्मीर में, उसको पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। उसी मध्य हिमालय का अगला जो श्रेणी है, मतलब आगे का जो भाग है, उसको हिमाचल में क्या नाम दे दिया गया है, धौलाधर, ठीक है। हिमाचल में उसका नाम क्या दिया गया है, धौलाधर। उत्तराखंड में क्या नाम दे दिया गया है, मसूरी और नाग तिब्बा, मसूरी और नाग तिब्बा, ठीक। और यही पर्वत श्रेणी आपका आगे विस्तारित होकर कहाँ पहुँच गया है, नेपाल में, किस नाम से, महाभारत श्रेणी। तब महाभारत तो हम लोग के लिए बड़ा, आप समझ रहे हैं, गीता में बहुत अच्छे से उसका व्याख्यान है, तो ये मत समझ लीजिएगा ये भारत में है,
हिमालय नेपाल में है, ठीक है, इसलिए इसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद भूटान में भी इसका विस्तार है। भूटान में किस नाम से? ब्लैक माउंटेन। यहाँ आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये बताइए, क्वेश्चन से याद आया, मैंने 2 क्वेश्चन ऊपर भी लिखा है, मेरा आते ही मुझे पूछना था, खैर अभी पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, तो ब्लैक माउंटेन नाम से इसका विस्तार है मध्य हिमालय का भूटान में, लेकिन ब्लैक माउंटेन नाम का और कोई पर्वत है, ठीक है, ब्लैक माउंटेन से बोलते हैं, वो यूएस में है। आपके यूएस की किस क्षेत्र में है, ये अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे ब्लैक माउंटेन यूएस के किस क्षेत्र में है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर बताएंगे, सर्च करिए, बताइए, ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1-2 क्वेश्चन मैंने पहले लिखा था, चलिए इसके बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब घाटियाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? घाटियाँ की। अब यहाँ घाटियों का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, अभी हमने क्या पढ़ा था? ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, और उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हैं? लघु हिमालय। अब 2 पर्वतों के बीच में जो आपका जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्वत घाटी बोलते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, इसकी ऊंचाई मैंने ज़्यादा दिखा दी है, ये आपका ग्रेटर हिमालय और ये आपका मिडिल हिमालय, ठीक। इनके बीच में ये जो घाटियाँ, इसी तरीके से इस पर्वत का विकास मतलब एक ग्रेटर हिमालय का विकास ऐसे हुआ होगा, फिर उसके आगे उसके दक्षिण में आपका मध्य हिमालय का विकास हुआ है, तो उसके बीच में जो जगह जगह आपकी घाटियाँ हैं उनका नाम अलग अलग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। यही सब तो इसमें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो बाकी सब क्या बचा? आपका फैक्ट ही बचा, है ना। तो देखिए घाटियाँ, हाँ, अब घाटियों में देखिए क्या आपको ध्यान देना है। देखिए पहले ग्रेटर हिमालय आप मन में रखिए कि ग्रेटर हिमालय का विस्तार हुआ है, उसके बाद आपका लघु हिमालय में जो मैंने आपको अलग अलग नाम दिया है, जैसे आपको क्या ना पीर पंजाल, धौलाधर नाम दिया है ना, तो अब ग्रेटर हिमालय का पार्ट ऊपर और नीचे आपका पीर पंजाल का पार्ट लघु हिमालय का, उनके बीच जो घाटी बनी उसका नाम, तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच का जो नाम है घाटी का नाम क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग कश्मीर घाटी। क्या बोलते हैं? कश्मीर घाटी। अब कश्मीर घाटी से रिलेटेड 2-3 फैक्ट आप देख लीजिए। इसी कश्मीर घाटी में आपको डल झील मिलता है और वूलर झील मिलता है ना। इसी कश्मीर घाटी में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि डल झील और वूलर झील आपका कहाँ ही मिलता है? इसी कश्मीर की घाटी में मिलता है। और डल झील के किनारे ही आपका क्या है? श्रीनगर बसा हुआ है। तो श्रीनगर कहाँ बसा हुआ है? डल झील के किनारे, इसी के किनारे आपका क्या हुआ? श्रीनगर बसा हुआ है। बात समझ गए आप लोग? अब आगे देखिए, ग्रेटर हिमालय ऊपर तो लगातार गया ना सतत रूप से, उसके नीचे फिर अगली श्रेणी मध्य हिमालय का कौन में क्या बताया था मैंने? धौलाधर। कहाँ है धौलाधर? आपका हिमाचल में, है ना। तो ग्रेटर हिमालय और धौलाधर के बीच का जो आपका है घाटी, उसको क्या कहते हैं? कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू और कांगड़ा घाटी, ठीक है। अगला फिर ग्रेटर हिमालय के बाद महाभारत श्रेणी जो नेपाल में है आपका, है ना, उसके बीच के जो घाटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काठमांडू की घाटी। क्या बोलते हैं? काठमांडू की घाटी। तो ये जो आपकी महत्वपूर्ण घाटियाँ थी, याद रहेगा, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। किनके बीच में है? आपका ग्रेटर हिमालय मध्य हिमालय के बीच में, और मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो क्या है आपकी? पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, ठीक है। आगे देखिए, कुछ खास के मैदान लघु हिमालय पर, चूँकि लघु हिमालय की ऊंचाई आपने पहले देखा कि ग्रेटर हिमालय से काफ़ी कम है ना, 3500 से 4500 मीटर। और इसी लघु हिमालय के ढाल पे जब थोड़ा सा मौसम मतलब बर्फीला कम रहता है तो ये बर्फ़ पिघलती हैं, तो अच्छे घास के मैदान क्या होते हैं? घास के मैदान वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और कारण क्या है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ऊंचाई कम होती है, और जो थोड़ा सा गर्मी बढ़ती है तो वहाँ पर जो मौसम जो बनता है वो लगे उष्णकटिबंधीय टाइप का हो जाता है। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय, ठीक है। और इसीलिए इन लोग को क्या बोलते हैं हम लोग? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये भी नाम दिया जाता है क्योंकि उसी टाइप के हैं, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या है घास के मैदानों में? कश्मीर में मतलब लघु हिमालय के ढाल पे जो कश्मीर का भाग है उस पर जो घास के मैदान बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग। और इसी मर्ग को और 2 नाम दिया गया है, मतलब आगे देखिए मर्ग इसका क्या है? बेस नाम, ठीक है। कश्मीर में घास के मैदानों को मर्ग बोलते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार बोलते हैं। लेकिन जो कश्मीर में मर्ग बोलते हैं उसको और 2 नाम से गुलमर्ग हो गया और सोनमर्ग हो गया। बात समझ में आ गया? इनको अल्पाइन घास के मैदान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पाइन घास के मैदान, इन्हीं को बोला जाता है भारत के क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, घास के मैदान जब भी पढ़ेंगे तो अगर हम कश्मीर में जो घास के मैदान बनते हैं उनको मर्ग और नाम उसको देंगे तो क्या हो जाएगा? गुलमर्ग और सोनमर्ग।
और आपके उत्तराखंड में, यूके मतलब उत्तराखंड, और समझ लीजिएगा यूके ब्रिटेन वाला, ठीक है, बुग्याल और पयाल, या कहीं कहीं आपको पयाल भी मिलेगा, तो यही होता है, ठीक है। ये आपके घास के मैदान जो आपके लघु हिमालय के ढालों पे ही पाए जाते हैं। कब? जब मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, मतलब थोड़ी सी ठंड कम होती है, बर्फ़ पिघलते हैं तब। अब इसी आपके, चूँकि आपको जानते हैं ग्रेटर हिमालय काफ़ी ऊंची ऊंची पर्वतश्रेणियाँ हैं, तो उस पर पर्यटक स्थल होना थोड़ा सा उतना आसान नहीं है ना। ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं आप, लेकिन पर्यटन के लिए जो घूमने उमने के लिए हैं उस पर लोग थोड़ा सा कम ऊंचाई पर जाते हैं तो ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए लघु हिमालय पर ज़्यादा ये विकसित हुआ है। लघु हिमालय पर्यटन स्थल जिसके हुआ शिमला, मनाली, डलहौजी, ये सब हिमाचल में पड़ते हैं। शिमला, मनाली, डलहौजी, देखिए शिमला मनाली सबको पता है, डलहौजी याद रख लीजिएगा, डलहौजी एक पर्यटन स्थल है और कहाँ पाया जाता है आपका? शिमला में, ठीक है। उसी तरह मसूरी, नैनीताल, पिंडसर, रानीखेत सब कहाँ पाया था? उत्तराखंड। तो इसमें पिंडसर आप याद कर लीजिएगा, क्या है? पिंडसर, है ना, याद है तो ठीक है, नहीं तो मतलब ये इस तरीके से कि पर्यटन स्थल के लिए भी आपका लघु हिमालय उतना ही महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ गया आप लोग? ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको महान हिमालय और मध्य हिमालय की जितनी विशेषताएं थी आपको इसको बता दिया। अब आपका बचा है, अब आपका जो बचा है क्या है? शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। बस इसके बाद मैं इसको इरेज करके मैं उसी को आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपका महान हिमालय और लघु हिमालय कंप्लीट हो गया है। देखिए आपका जो बचा हुआ पार्ट है शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय और पहाड़ियाँ। देखिए एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने चूँकि मुझे सिर्फ पूर्वांचल हिमालय पढ़ाना था तो उसमें मैंने पहाड़ियाँ भी लिखा है, ठीक है, क्योंकि पूर्वांचल में कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिनको हम लोग सिर्फ पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें ये मतलब ये जैसे जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे आपका ये होगा गारो खासी जयंतिया, असम का मिकिर रेगमा, बरैल श्रेणी, ठीक है, इनका संबंध आपके प्रायद्वीपीय भारत से है। किसका संबंध है? प्रायद्वीपीय भारत से। तो चूँकि अब मैंने यहाँ पर पूर्वोत्तर का पार्ट ले ही लिया था तो मैंने यहाँ पर इसलिए स्लैश करके हिमालय, पूर्वांचल हिमालय प्लस पहाड़ियाँ भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो मैं पहले से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसी पार्ट हैं जिसमें आपका प्रायद्वीपीय भारत से संबंध है। और यहाँ पर लिखने का मेरा औचित्य सिर्फ इतना था दोस्तों कि अगर आप अलग से पूर्वांचल हिमालय या पहाड़ियाँ पढ़ने का ये सोचे तो आपको एक बार पूर्वांचल हिमालय और फिर पूर्वांचल पहाड़ी अलग से ना पढ़ना पड़े। ये वाले पूरे सेक्टर को मैं इसी से कवर कर दे रहा हूँ। हाँ, अंतर जो है वो मैं आपको पहले बता दिया है ना, कि कुछ पार्ट आपके गारो खासी जयंतिया, बरैल श्रेणी, ये सब आपके मिकिर रेगमा, ये सब आपके प्रायद्वीपीय भारत के विस्तार है, प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। ये वाला भारत है जो आके टकराया है उसका विस्तार वहाँ तक था और बीच में एक भ्रंश बना जिसकी वजह से वो अलग हो गया, लेकिन है इसका ही विस्तार, ठीक है। और जो हिमालयन विस्तार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हिमालय विस्तार आपको लग रहा होगा यहाँ जाके सब मिल गया है ना, मिल गया है, ठीक है। उसके बाद इसकी श्रेणी वहाँ से तीखा मोड़, मैंने पहले बताया हिमालय नामचा बरवा से तीखा मोड़ लेते हुए ये जो श्रेणी है ये आपका हिमालयन विस्तार है। और यही चीज़ आते आते आपका जो यहाँ पर आपका है ना, ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है ना, वो आपके इसी का एक तरीके से विस्तार माना जाता है, इसी प्लेट की वजह से। किसकी प्लेट की वजह से? प्लेट के टकराने की वजह से, ठीक है। यहाँ से मुड़ा यहाँ तक माना जाता है। तो मैं आपको पहले से क्लियर कर दिया, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने सर गारो खासी जयंतिया भी इसी में बता दिया है। हाँ, वो पूर्वांचल पहाड़ियों का तो भाग है ही, लेकिन हिमालय का वो पार्ट न हो के आपके किसका पार्ट है? आपके प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं शिवालिक में। ये चीज़ क्लियर करना जरूरी था, ठीक है। देखिए शिवालिक श्रेणी में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सबसे पहली बात ये दक्षिणतम श्रेणी है, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है, ये है ना। बात समझ गए आप लोग? हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित, हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित। कहने का मतलब ये है कि जब टेथिस सागर में जो अवसाद थे उसमें वलन हुआ तो हमारा ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद लघु हिमालय का हुआ। अब चूँकि ऐसा तो है नहीं ना कि ग्रेटर हिमालय बना तुरंत फिर लघु हिमालय बन गया, तुरंत हमारा शिवालिक हिमालय बन गया, ऐसा नहीं है ना। काफ़ी समय लेके बना होगा। आप समझ सकते होंगे पर्वतों का उत्थान कितने लाखों सालों का एक समय होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था, आपको ईओसीन से लेके आपको प्लायोसीन तक का जो आपका काल है ना, वो आपको मैं कालक्रम में आपको इसलिए बताया था, यही एक वजह है। काफ़ी समय में होता हुआ फिर लघु हिमालय हुआ, काफ़ी समय तक होता हुआ, फिर उसके बाद शिवालिक हुआ। तो जब आपका हिमालय में ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय का उत्थान हुआ, पहले ग्रेटर, काफ़ी समय बाद लघु, तो क्या हुआ, वहाँ से जो नदियाँ आती थी, अब चूँकि उसके पहले नदियाँ तो लगातार अवसादों को निक्षेप करती थी टेथिस सागर में,
तो उसके बाद अब हिमालय चूँकि उसके बीच में आ गया, और जो पूर्ववर्ती नदियों का काम है आप अपवाह तंत्र में जाके पढ़िए, मैंने उसमें पूर्ववर्ती नदियों के बारे में कायदे से बताया हुआ है, ठीक है, कायदे से एकदम बढ़िया से। उनका काम क्या है, अपने बीच में जो पूर्ववर्ती नदियां हैं अपने बीच में आए हुए उत्थान हो, चाहे पहाड़ हो चाहे पठार, सबको काट देती हैं और उनके अवसादों को लेके बहती हैं, लेकिन अपना मार्ग वो परिवर्तित नहीं करती। तो वो क्या कि अब हिमालयी जो अवसाद आए वो भी, उनका भी जो बचा हुआ भाग था इधर, उसमें क्या हुआ, निक्षेपण होता रहा, हिमालय का उत्थान हुआ, ग्रेटर हिमालय का, लघु हिमालय का, फिर वहाँ से जो नदियाँ आई वो अवसाद लाती गई, और चूँकि अभी प्लेट का संचलन इधर हो ही रहा था, तो उन अवसादों में चूँकि सब कुछ बहुत धीरे हो रहा है, आप समझ सकते हैं ना, बहुत धीरे का मतलब गति इसकी जरूर तेज़ थी, पर ऐसा नहीं था जिससे हमारी बाइक जाती है, समझ रहे हो ना, कि अगर इतना तेज चलता तो हम लोग हमेशा कैसा महसूस करते। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारे नीच का जो प्लेट है अभी भी वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन हमको पता चलता है नहीं, है ना। तो कुल मिला के यही कहने का मतलब है कि लाखों वर्षों से में हुआ उनका उत्थान, उसके बाद लगातार क्या हुआ, हिमालय साइड से जो आपके नदियाँ आती थी वो हिमालय को काट के जो उनसे अवसाद बनते थे वो आपके बचे हुए मतलब जो प्लेन था उसमें क्या करते थे, वो अवसादीकरण होता था। अब शिवालिक का जो उत्थान हुआ उसमें क्या हो गया, आपके हिमालय निक्षेप हो गए। आप बात मेरी समझ पा रहे हैं ना, कि टेथिस अवशेष से तो आपका ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय ये सब का उत्थान हुआ और काफ़ी समय भी लगा। उसके बाद नदियों ने हिमालय को काटना शुरू किया, ठीक है, और काफ़ी समय तक काट के फिर निक्षेप यहाँ अवसादीकरण किया, ठीक है, निक्षेप किया। उसके बाद फिर उसमें जो वलन हुआ उससे हमारा किसका विकास हुआ, शिवालिक का, ठीक है। कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली, मतलब कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बस समझ लीजिए। इसीलिए यहाँ पर हिमालयी नदियों द्वारा लगे अवसादों से निर्मित आपका क्या है, शिवालिक। ओके, अब औसत ऊंचाई की बात कर लें तो इसकी ऊंचाई काफ़ी कम है, 600 मीटर से 1500 मीटर है इसकी। 600 मीटर आपकी इधर है और 1500 मीटर आपके उधर पूर्वोत्तर साइड में है। कुल मिला के यही है इसकी, ठीक है, काफ़ी कम ऊंचाई है शिवालिक की। सबसे नवीन, अभी इतना जो लेक्चर मैंने दिया है अवसादों का, तो आप समझ सकते हैं कि जो हिमालयी वाले अवसाद से बना हो सबसे नवीन ही होगा। क्यों? क्योंकि टेथिस के अवसाद से तो वो सब बने हैं। ऐसा नहीं है कि टेथिस का अवसाद सिर्फ हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय में, इसमें भी है, लेकिन इसमें आपके हिमालयी अवसाद भी हैं, इसलिए इसको सबसे नवीन पर्वत श्रेणी बोला जाता है हिमालयन रेंज में। बात समझ में आ गई आप लोग को? विस्तार देखिए, पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से इधर तक है। हम चूँकि इधर नहीं बनाया, चूँकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़े, लेकिन जो विस्तार तो आप जानेंगे ना। तो पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से ये वाला जो है, यहाँ से लेके आपका कहाँ तक है बताइए, आपका पूर्वोत्तर तक। कहाँ तक है? असम के दिहांग, पूर्वोत्तर में आपका असम के दिहांग तक है, ठीक है, दिहांग वाले क्षेत्र तक, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, हिमाचल तथा पंजाब की छोटी छोटी नदियाँ, इसको तो हिमाचल और पंजाब में जो मुख्य नदियां हैं वो अपवाह तंत्र में हमने पढ़ा हुआ है ना, लेकिन और छोटी छोटी वहाँ पर बहुत हैं, क्योंकि पहाड़ है ना, पहाड़ी रीजन है, वहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ का उद्गम होता है। तो उनके द्वारा इस जो शिवालिक रेंज है ना, उसको जगह जगह से क्या कर दिया गया है, विच्छेद कर दिया गया है, मतलब तोड़ दिया गया, काट दिया गया है, ठीक है। और उन जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो आपकी छोटी छोटी नदियाँ हैं, उनको वहाँ पर मतलब हिमाचल और पंजाब में एक नाम दिया गया है अंग्रेजी में, जिसको बोलते हैं चॉस, हिंदी में यही बोलते हैं चॉस, CHOS। छोटी छोटी नदियाँ जिनको लोग क्या बोलते हैं, चॉस, उनके द्वारा इसका विच्छेदन हुआ है। कहाँ पर? हिमालय और पंजाब रीजन में, ठीक है, सॉरी, हिमाचल और पंजाब के रीजन में, ठीक। अगला जो है पूर्वोत्तर में, इसके विस्तार को डाफला, मेरी, अबोर और मिस्मी नाम दिया गया है। कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने बनाया है, ध्यान दीजिए, ये आपका शिवालिक रेंज जा रहा है ना, इसी का जो अरुणाचल प्रदेश में जो इसका विस्तार है, अरुणाचल प्रदेश में जो इसका विस्तार है, उसका नाम दे दिया गया है डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी। बात समझ में? इधर मैंने नहीं बताया है शिवालिक का कोई बहुत खास रेंज, लेकिन मैंने यहाँ पर बताया है, वो ज़रूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी किस हिमालय का पार्ट है? देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि आपको बहुत सारे मतलब, और जो अभी तक रिसर्च ये है ना, जो आपका शिवालिक और लघु, यही जो मैंने यहाँ पर अलग अलग दिखाने की कोशिश किया है, एक्चुअली ये बताने का मतलब यहाँ उद्देश्य था कि डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी शिवालिक का ही पार्ट है, ऐसा कई किताबों में मिला है। लेकिन कुछ कुछ किताबों में इस बात पर डाउट किया गया है कि इनका जो ये विभाजन दिख रहा है ना शिवालिक का, ये जाके पूर्वोत्तर में जाके मिल गए हैं, मतलब ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आपस में जाके मिल गए हैं। और ये भी कहा गया है कि जब आपस में मिल गए हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि डाफला, अबोर, मिस्मी ये आपके शिवालिक का ही पार्ट है, ठीक है। चूँकि आपके एग्जाम में आया हुआ है और यही माना गया है, खासकर आपके स्टेट पीसीएस में यही माना गया है कि शिवालिक का है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर शिवालिक का बताया हूँ। बात समझिए आप लोग, ठीक है।
नहीं तो वरना ये जब आप यहाँ पूर्वोत्तर में जाके, खासकर अरुणाचल प्रदेश में जाके ये तीनों जो श्रेणी हैं आपस में मिल गई हैं, तो वहाँ पर भूगोलवेत्ताओं का कहना है कि अभी मतलब खासकर इनकी जो संरचनाएं हैं उनका जो मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनका गुण है, वो सिर्फ शिवालिक से ना मिल के आपका लघु और ग्रेटर से भी मिल रहा है, मतलब कंप्लीटली शिवालिक से नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन है कि कैसे आप कह सकते हैं किसी का विस्तार है, लेकिन कुछ किताबों में माना गया है, कुछ लोगों ने माना गया है भूगोलवेत्ताओं ने, और यही आपके जो स्टेट पीसीएस के आयोग जो हैं वो मानते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ बताया हूँ। डाफला मेरी अबोर मिश्मी आपका किसका पार्ट है? शिवालिक का पार्ट है। क्रम जरूर याद रखिएगा। हो सकता है ये न पूछे शिवालिक का, क्योंकि विवादित हो अगर, तो ये जरूर पूछेगा कि इसका क्रम क्या है। ऐसे ही पूरब से पश्चिम, है ना, या पश्चिम से पूर्व, तो आपको याद रहेगा, तो कोई बात नहीं। क्या है? डाफला मेरी अबोर और मिश्मी, ठीक। और कहाँ आई? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब चूँकि शिवालिक हमारा हो गया और बीच में क्या है? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी हमारे घाटियों का निर्माण हो गया, मैदानों का निर्माण होगा कुछ बीच में। तो देखिए वही है कि चूँकि ऊंचाई कम है शिवालिक की और मध्य हिमालय की ग्रेटर हिमालय से कम है, तो ऐसे ही क्रम है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है, ये आपका मध्य हिमालय, आपका शिवालिक हिमालय, उनके बीच कुछ समतल भूमियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। उन समतल भूमियों का कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे आपके देहरादून में, उत्तराखंड में उनको दून बोला जाता है, देहरादून हो गया। इस तरह का एग्जाम्पल आपका है मेहंग द्वार, ठीक है, पश्चिम बंगाल मेहंग द्वार है ना, तो उसको क्या है वहाँ पर दून और द्वार का यही है कि आपके शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो समतल भूमियाँ पाई जाती हैं उनको पूर्वी क्षेत्र, पूर्व साइड में आपको क्या बोलते हैं? दून, और पश्चिम में क्या बोलते हैं? सॉरी माफ़ करिए, पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार, ठीक है। क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल आपका देहरादून और मेहंग द्वार, ये है आपका। समझ गए आप लोग? याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैंने एक तरीके से जो 3 श्रेणियाँ हैं हिमालय की, उसको मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी? आपके ग्रेटर हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया और शिवालिक हिमालय हो गया। इनको एक साथ पढ़िएगा। हाँ, मैं अपने सहूलियत से मैंने इसको साथ इसको कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके साथ इसको पढ़ाने वाला हूँ या इसके साथ पढ़ाया गया कोई इसमें मैच कराया हूँ। इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा, पूर्वांचल हिमालय पहाड़ियाँ देखिए। अब अभी मैंने क्या बताया, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको जान लीजिए। मैंने क्या लिखा है देखिए, भारतीय प्लेट तथा वर्मा प्लेट के अभिसरण से। अभिसरण मतलब कन्वर्ज, मतलब दो प्लेटों का आपस में मिलना और अभिसरण होता है। बात समझ गए? ये मैं बता चुका हूँ। देखिए ये आपको मैंने बताया, ये जो भारतीय प्लेट था ये इस तरीके से मूव किया। अब मूव करने के बाद जब आपका यूरेशियाई प्लेट से ये टकराया, तो इसका ऐसे है, कोई भी आप है ना, ऐसे जाके ऐसे होगा, ठीक है। इसी तरह से का मूवमेंट मैंने आपको हमेशा बताया, ऐसे इस तरीके से है भारतीय प्लेट का डायरेक्शन। तो जो इधर वर्मा प्लेट था, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे पृथ्वी पर हैं उस पर लगभग 7 बड़े प्लेट हैं और कुछ छोटे छोटे प्लेट हैं। तो हम इसी छोटे प्लेट का एक नाम दिए हैं वर्मा प्लेट, ठीक है, जिसको मैमार प्लेट भी बोलते हैं। तो उससे जब हमारा भारतीय प्लेट का जो अभिसरण हुआ, मतलब टकराहट हुआ उसके डायरेक्शन में, तो देखिए यहाँ से जो घूमने का कारण यही है कि इधर वर्मन प्लेट है ना, इधर वर्मा प्लेट है, और जाके ऐसे घुमा तो इधर प्रेशर पड़ा, इधर भी बलन हुआ, इधर के अवसादों में। तो देखिए यहीं पर ये देखिए, ये आपको पहाड़ी दिख रहे हैं, ये और इधर ये वाले जो पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, जो आपके पूर्वांचल में पड़ते हैं, पूर्वोत्तर में, वो इसी के हुआ तो कारण हुआ कि भारतीय था वर्मा प्लेट के अभिसरण से। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखिए और इनका विस्तार कहाँ से किधर है, देखिए मैंने लिखा हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर। ये देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, उत्तर दक्षिण, नाम अलग अलग है, मैं बताता हूँ। देखिए अब चूँकि यहाँ पर मैंने पहले आपको बता दिया कि यहाँ पूर्वांचल हिमालय और पहाड़ियाँ दोनों लिख दिया है, तो उसके पार्ट के हिसाब से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ता है डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ठीक है, इतना ही। डाफला अबोर मिरी अबोर मिश्मी जो शिवालिक का पार्ट मैंने आपको बताया है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मैंने यहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता दिया है, ठीक है। उसमें ये चीज़ देख, यहाँ ये हो गया, लेकिन ये वाला रेंज जो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो उत्तर से दक्षिण, जो वर्मन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से आपका हुआ है, ये पटकाई बुम नाम है इसका। ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। क्या नाम है इसका? पटकाई बुम, ठीक है। तो आपका जो ये पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका? पटकाई बुम। बाकी ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसी तरीके से ये पटकाई बुम पर नीचे आए, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश जस्ट नीचे क्या है आपका? नागालैंड है। तो नागालैंड में जिस पर्वत का विकास हुआ, पर्वत श्रेणी का, उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? नागा हिल्स। क्या नाम दिए हैं? नागा हिल्स,
ठीक। इसी तरह नागालैंड के नीचे क्या आता है आपका, मणिपुर। तो मणिपुर में क्या है, मणिपुरी हिल्स, जिसको हम लोग लैमाटोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैमाटोल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे मिजोरम, मिजोरम में कौन सा है, मीजो हिल्स। क्या है, मीजो हिल्स, ठीक। और उसके बाद अब हम जो पूर्वांचल की बात कर रहे थे कि पूर्वांचल में हमने कुछ प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का भी जिक्र कर दिया है, तो वो देख लीजिए। जैसे असम में मिकिर रेगमा, ये आपका असम का क्षेत्र हुआ मिकिर रेगमा, मिकिर रेगमा। और इसी में आपका असम में आपको बरैल श्रेणी भी आता है, बरैल श्रेणी, ठीक है। मिकिर रेगमा और बरैल श्रेणी आपका असम का ही पार्ट है, जो आपके प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब मेघालय में देखिए, मेघालय में जो इनका विस्तार है क्या है, ये 3 पहाड़ी आपको दिख रहे हैं, गारो, खासी, जैंतिया। इनका भी क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी क्रम बहुत, गारो पहले आएगा, गारो फिर खासी, पिछली, क्योंकि ऐसे ही विस्तारित है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। तो गारो, खासी, जैंतिया। अगर गारो, खासी, जैंतिया के साथ अगर यहाँ पर मिकिर रेगमा दे दिया तो आपको याद रहना चाहिए कि आपके मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया पड़ता है, फिर उसके और पूर्व में जाएंगे तो तुम्हारा मिकिर और रेगमा पड़ेगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अगर ये प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है आपको पूर्वांचल की पहाड़ी में, उसमें अगर कोई क्रम पूछे तो आपको इस तरीके से याद रहना चाहिए। कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय के जो विस्तार थे उत्तर से दक्षिण, उसके बारे में बता दिया। उसी के साथ आपके जो प्रायद्वीपीय पठार से जो विस्तारित भाग था उसमें से कुछ पहाड़ियाँ थी, उसको भी मैंने इसी पार्ट में बता दिया है। इस बात को आप ध्यान देंगे और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको कि एक साथ क्यों बता दिया। मैंने पहले ही डिफरेंस आपको क्लियर कर दिया है। बात समझ में आ गई। ये रहा आपका उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है। इसमें आपको कहीं से भी कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में करिए, मैं आपको उसको श्योर है उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक होना नहीं चाहिए, लेकिन आप कमेंट में करिए, ठीक है। पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। ये एक फैक्ट आपके लिए है, थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि उसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इसको मैं अरेंज कर दूँ तो हो जाएगा। देखिए, एक देखिए, ये है आपका एवरेस्ट, ठीक। सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता है। उसके बाद K2, ठीक है। उसके बाद आपका है कंचनजंगा और आपका इसके बाद नंदा देवी। आपको लग रहा होगा कि ये क्यों बना रहा हूँ मैं, ध्यान से दीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं। देखिए, एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता है 8,848.86 मीटर, अभी मैंने बता दिया। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना। ये किसकी है, विश्व की, मतलब वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चोटी है ना, हाईएस्ट पीक, ठीक है। एच मतलब हाईएस्ट पीक, ठीक है। लेकिन K2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्डविन आस्टिन, आपको ये पता है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 क्या है, ये किसकी है, भारत की हाईएस्ट पीक। लेकिन आपको पता है K2 कहाँ है, अभी हाल फिलहाल में बताएं। ये आप किस में पड़ता है, POK भाग में, है ना। POK में कहाँ पड़ता है ये, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। इसलिए वर्तमान स्थिति में ये हमारे भूभाग में नहीं है ना। वैसे हम लोग उसको अपना भाग ही मानते हैं और है भी, इसलिए हम अगर जनरली क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, K2 रहेगा तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, K2 ही होना चाहिए। ध्यान दीजिए आप भी कि क्या होगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, K2, ठीक है। लेकिन देखिए अगला क्या है, मैंने बताया कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ है ये किस में है, सिक्किम में है, लेकिन कंप्लीटली सिक्किम में नहीं है। सिक्किम और नेपाल दोनों के बॉर्डर पे है, सिक्किम प्लस नेपाल दोनों के बॉर्डर पे है ना।
तो अगर K2 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम कंचनजंगा रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग कंचनजंगा को मारेंगे। ठीक, समझ में आया। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि आपका जो K2 कंचनजंगा है वो सिक्किम प्लस नेपाल की बॉर्डर पे है, आधा भाग सिक्किम में आधा नेपाल में। ठीक है, मतलब कुछ भाग आपका सिक्किम में है और नेपाल में भी है। ठीक, तो इसलिए ये हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका ये आ गया, वर्तमान परिदृश्य में भारत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान परिदृश्य में जो मतलब पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र में है, तब आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड का नंदा देवी, उत्तराखंड का नंदा देवी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक पूरी तरीके से ये भारत में है, पूरी तरीके से, चाहे जिस भी सीमा से आप देखेंगे तो ये भारत में मिलेगा। ठीक है, नंदा देवी, और ये उत्तराखंड में है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसमें पूरी तरीके से अधिकार क्षेत्र भी भारत का है। ठीक है, ये इसलिए बताना जरूरी था, ध्यान दीजिए ना। अगर वर्ल्ड का पूछे तो एवरेस्ट, भारत की सिर्फ भारत का पूछे तो K2, लेकिन चूँकि POK में है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर कंचनजंगा उसके बाद है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, सिक्किम भी उसमें इन्वॉल्व है, सॉरी नेपाल भी, लेकिन कम्प्लीटली पूरी तरीके से क्या है आपका तो नंदा देवी। ये मुझे आपका बताने का एक मुख्य रीज़न था, इसलिए मैंने इसको बताया। ठीक है, देखिए शुरुआत में मुझे 2 क्वेश्चन आपसे पूछने थे, वो मैं नहीं पूछ पाया, अभी आप इसका आंसर करेंगे आप लोग कमेंट में। देखिए क्या है, कैलाश पर्वत और उच्च एशिया की रीढ़, ये में 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, मतलब यहाँ ऐसे ही लिख दिया है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बताइए कैलाश पर्वत किस श्रेणी का, कैलाश पर्वत किस श्रेणी का भाग है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं, उच्च एशिया की रीढ़ हम किस पर्वत श्रेणी को कहते हैं। बात समझ में आ गई, कैलाश पर्वत किस पर्वत श्रेणी में है और उच्च एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रेणी में आता है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट में हमको देंगे तो बहुत अच्छा है। आपको पता भी, ये आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें भी शायद इसका आंसर ना मिले, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। ठीक है, हाँ, लेकिन संबंधित बिल्कुल उसी से है। ठीक है, तो आप लोग इसको दीजिएगा आंसर। अब इसमें आपका जो उत्तर का पर्वतीय था उसमें एक लास्ट 5 मिनट का और चीज़ बचा है, आप लोग जान लीजिए, जो मैं यहाँ बनाया हूँ, मुझे कुछ लिखना नहीं, बस देखिए। नदियों के आधार पर लास्ट लेक्चर में मैंने इसका जिक्र कर दिया था, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। ठीक है, देखिए सिंधु नदी, मानसरोवर, सतलज, राकासताल, है ना, अगर आपने पढ़ा होगा अपवातंत्र तो उसमें मैंने सब बताया हुआ है। सिंधु नदी और सतलज नदी, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय का विभाजन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब नदियों का 2 नदी दी है पहले, सिंधु नदी और सतलज, उसके बीच के हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, कश्मीर हिमालय। कौन सा हिमालय, कश्मीर हिमालय। अब वापस सतलज से लेके काली नदी, सतलज से लेकर काली नदी दिख रहा होगा, सतलज नदी, और ये आपका काली नदी। ठीक है, इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय। अब काली नदी और तीस्ता नदी, ये आपको थोड़ा सा सिक्किम के बीच से दिख रहा होगा, तीस्ता नदी है। तो काली और तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालयन पार्ट रहता है उसको हम लोग कौन सा भाग बोलते हैं, उसको हम लोग नेपाल हिमालय, या फिर हाँ नेपाल हिमालय, या फिर काठमांडू, नहीं नेपाल हिमालय ही बोलेंगे, काठमांडू घाटी होती है। ठीक है, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालयन पार्ट है उसको हम लोग नेपाल हिमालय बोलते हैं। और फिर उसके बाद तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच का जो हिमालयन पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र हिमालय। क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र हिमालय। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया किसने था, सिडनी बुराड। ठीक है, सिडनी बुराड ने, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा गया है, तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया था, तो सिडनी बुराड ने किया था। और फिर यही पूछा जाएगा है कई बार, मतलब ऐसे ही पूछा गया है कि सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या नाम दिया गया है, या इनके बीच के नाम क्या दिया गया है। आप लोग पलट के देखेंगे तो आपको इस पर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका उत्तर का पर्वतीय भाग आपका यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोग कृपया इसे एक बार देख लें, रिवाइज कर लें, और इसमें जो भी आपको
कुछ ऐसा चीज़ जो आपको नहीं समझ में आया है आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका पूरा समाधान करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ा है। अगर कोई कॉन्सेप्ट इस पर रिलेट कर रहा है तो उसको मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश किया है। ठीक है, इस तरीके आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें और लोगों से, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।